नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीकेडी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हम साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं और दूसरे चैप्टर के थ्योरी है ना, थ्योरी पार्ट वो कंप्लीट कर दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलो देखते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सब्जी के सूप कि एक नमूने का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितनी दी गई है? पीएच वैल्यू हमें दी गई है 6.5। पीएच वैल्यू कितनी है? 6.5। तो इस सूप का स्वाद कैसा होगा? तो मैंने आपको पीएच वैल्यू में बताया था एक चीज। पीएच वैल्यू वापस डिस्कस कर देता हूँ। मैंने देखो पीएच वैल्यू में मैंने बताया था कि पीएच का मान होता है पीएच स्केल पर 0 से 14 तक, और 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 से 7 के बीच बीच तो होता है अम्लीय, और 7 होता है उदासीन, और 7 से आगे 14 तक क्या होता है? वो होता है क्षारीय। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो अब आपको पता है पीएच मान दिया गया 6.5, तो 6.5 की रेंज किस में आएंगी? अम्लीय में। और आपको पता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? स्वाद की बात की, ये प्रकृति नहीं पूछी। अगर प्रकृति पूछी जाती तो आप बताते कि अम्लीय है। सूप की प्रकृति कौन सी होती? अम्लीय। लेकिन स्वाद पूछा गया तो आपको पता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मैंने बताया था अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है कि किन क्षारकों को क्षार कहा जाता है? तो मैंने बताया था जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्लियर है? जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया को लिखिए। तो मैंने बताया था कि सोडियम कार्बोनेट, मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो, सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3। सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3, और इस अभिक्रिया किसके साथ करवाते थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। अब आपको मैंने बताया था धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्लों के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ, मैंने बताया था धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें बनता है एक तो लवण, साथ में CO2 और हाइड्रोजन गैस में। लवण, CO2 और हाइड्रोजन गैस, सॉरी जल। लवण, CO2 और जल। तो देखो सबसे पहले जो निकलेगा वो लिख दो ना। लवण आप पता नहीं है क्या बनेगा, तो एक चीज ध्यान में रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। ये तो हम लिख लेते हैं ना। तो यहाँ से देखो जल के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन के अणु निकल गए, और ऑक्सीजन के इधर 3 अणु है। कितने? 3। तो देखो एक इधर, 2 इधर, 3 ऑक्सीजन के अणु हो गए, और कार्बन का 1 अणु है। तो यहाँ पर बचा क्या गया? लवण के रूप में बचा एक तो सोडियम और एक क्लोरीन। क्लोरीन के 2 अणु मतलब NaCl2, और NaCl2, या फिर एक काम कर देते हैं, हाँ चलो ठीक है, NaCl2 बनेगा ना। समीकरण बैलेंस होगी। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, वापस बता देता हूँ एक बार। ये देखो सोडियम कार्बोनेट मैंने बताई थी आपको, पिछले वाले वीडियो में देखना, मैंने बताया था कि अगर हम धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ? अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है एक तो लवण, और उसके साथ CO2 गैस, और साथ में जल भी प्राप्त होगा। तो वही अभिक्रिया है। देखो सोडियम हमारी धातु है और कार्बोनेट यानी CO3 है, तो सोडियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट बन गई। और धातु कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपको पता है, यानी धातु कार्बोनेट की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। तो हमने देखो धातु कार्बोनेट ले लिया,
सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई तो CO2 और हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी मिलेगी, साथ में क्या लवण के रूप में NaCl2 मिलेगा। आई थिंक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने बताई थी आपको कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इस काम में संतुलित समीकरण देना है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो मैंने बताया था अम्ल और क्षारक, तो मान लीजिए हम क्षारक लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसकी अभिक्रिया करवाते हैं HCl। तो देखो ये तो है OH माइनस देगा यहाँ पर, तो मैंने बताया था OH माइनस आयन देने वाले क्षारक होते हैं, H प्लस आयन देने वाले अम्ल होते हैं। तो ये तो हो गया क्षारक, ये हो गया अम्ल। अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, एक तो लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। तो सबसे पहले जल को निकाल दो, लवण अपने आप आ जाएगा, है ना। तो जल में देखो हाइड्रोजन के दो अणु हैं, एक और एक, दो हाइड्रोजन के अणु हो गए और ये ऑक्सीजन का अणु निकल गया, यानी हाइड्रोजन के दो अणु गए और एक अणु ऑक्सीजन का गया, यानी H2O बन गया। अब बचा क्या पीछे, एक तो Na और Cl, तो पीछे क्या बचेगा, लवण के रूप में NaCl। NaCl को मैंने बताया था साधारण नमक होता है, इसका उपयोग भी मैंने अच्छे तरीके से बताया था पिछले वीडियो में, देख लेना थर्ड पार्ट में। और वापस बता देता हूँ एक बार, NaCl को साधारण नमक बोलते हैं और इसका उपयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है मांस मछली का, है ना, और बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए भी उसमें साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। तो मैंने बताया था देखो ये तो हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी मैंने बताया था कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम अभिक्रिया अम्ल के साथ, देखो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में क्या मिलता है, जल। तो हमें पूछा है कौन सी गैस निकलती है, तो गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, CO2 गैस निकलती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाई गैस। अब इसका समीकरण आपसे, अब इसमें तो नहीं पूछा गया तो मैं बता देता हूँ आपको ना, समीकरण भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब H, कार्बोनेट मतलब CO3, सोडियम Na हाइड्रोजन H कार्बोनेट CO3, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब तनु क्यों है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा है, क्योंकि मैंने तनुकरण की परिभाषा भी बताई हुई है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अभिक्रिया करवाते हैं। तो मैंने बताया था कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण मिलता है, लवण के साथ साथ क्या मिलता है, कार्बन डाई गैस और जल मिलता है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और जल को निकाल दो, लवण अपने आप मिल जाएगा आपको। तो देखो हाइड्रोजन के दो अणु हैं तो एक और एक, दो गया। ऑक्सीजन के देखो जल में एक जाएगा और कार्बन डाई में दो जाएंगे, मतलब तीन जाएंगे। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तीन है, और इधर कार्बन एक है तो कार्बन एक गया, यानी इतना तो पार्ट हमने ले लिया और इतना ले लिया। अब बचा क्या लवण के रूप में, लवण के रूप में देखो हमें प्राप्त होगा एक तो सोडियम और एक क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन के तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl लवण के रूप में। आई थिंक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कौन से रहने वाले हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब 313 केल्विन पर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजारी जाती है। तो मैंने बताया था बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और उस पर कौन सी गैस उतारी जाती, बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उस पर कौन सी गैस गुजारी जाती है, क्लोरीन गैस। तो शामिल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और प्राप्त उत्पाद के दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले बताना है कि कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि अगर बुझा हुआ चूना, तो बुझे हुए चूने का होता है CaCl,
ओ एच का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उस पर अगर क्लोरीन गैस यानी Cl2 निकाली जाती है, कितना तापमान है 313 केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है एक तो उत्पाद, तो उत्पाद मैंने बताया था विरंजक चूर्ण मिलता है CaO Cl2, CaO Cl2, और साथ में थोड़ा सा हमें जल भी प्राप्त होता है। तो जो उत्पाद बनता है ना, तो उसका हमें पूछा गया है रासायनिक समीकरण, तो समीकरण दे दिया, और पूछा गया प्राप्त उत्पाद के दो उपयोग। तो सबसे पहले पता होना चाहिए उत्पाद कौन सा बनता है। उत्पाद बनता है विरंजक चूर्ण। उत्पाद कौन सा बनता है? विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण के दो उपयोग। उपयोग में मैंने बताया था कपड़ों के विरंजन में करते हैं, और कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा इसका उपयोग होता है पानी के शुद्धिकरण में, सॉरी पानी को कीटाणु मुक्त करने में, इसे लिख सकते हैं ना, कीटाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। क्लियर है? नेक्स्ट है कि दही को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही को तांबे और पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है? दही को, क्वेश्चन है कि दही को तांबे और पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता? तो सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि दही है, दही कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय प्रकृति हो गई। पता है इतना? सबको क्लियर है आई थिंक। अब हम बात करते हैं तांबा और पीतल। तांबा और पीतल क्या है? धातु है, और मैंने बताया था अगर, मैंने क्या बताया था? अगर धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण, और साथ में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो अब अगर दही को हम तांबे और पीतल के बर्तनों में रखेंगे ना लंबे समय तक, तो ये क्या बनाएगा? हानिकारक लवण बनाएगा। हानिकारक लवण बनाएगा जिससे हमारे स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि दही को तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं, तांबे या पीतल के बर्तनों में नहीं रखते हैं। क्लियर है? कारण क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हानिकारक हानिकारक लवण बनाते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इसीलिए हम दही को तांबे और पीतल के बर्तनों में नहीं रखते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वापिस देख लो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब अम्ल हो गया किसी सक्रिय धातु। तो अभी मैंने वापिस बताया था, अभी ऊपर बताया कि धातु की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या बनता है? लवण, हाइड्रोजन गैस, लवण, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी गैस निकलती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। उत्तर क्या हो जाएगा? क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब मैं इसका एक बार समीकरण भी लिख देता हूं संतुलित। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और अगर हम धातु मान लीजिए कोई सी भी ले लेते हैं, Zn ले लेते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर जिनके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस और लवण। अगर लवण में आप कंफ्यूज होते हो ना, तो देखो सीधा सा तरीका है, लवण को एक बार छोड़ दिया करो, बाकी जो बाद में जो चीजें बनती है ना उसको लिख लिया करो। तो आपको पता है मैंने बताया था कि अगर अम्ल और धातु की विक्रिया करवाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस, तो लवण की मैंने जगह छोड़ दी, हाइड्रोजन गैस। अब समीकरण को बैलेंस कर लो। देखो इधर तो हाइड्रोजन का एक अणु, उधर दो निकलेगा, तो दो बनाने के लिए यहाँ से दो से गुणा करते, अगर यहाँ पर दो से गुणा करेंगे तो क्लोरीन भी दो आगे जाएगी। पीछे क्या क्या बचा? एक तो जिंक बचा, एक क्लोरीन बचा। क्लोरीन के दो अणु है, जिंक के एक है, तो जिंक और क्लोरीन के दो अणु लगा दिए, तो लवण क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, है ना। ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि बेकिंग पाउडर के घटकों के नाम, है ना, कि बेकिंग पाउडर के दो घटक होते हैं मुख्यतः, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ कि बेकिंग पाउडर के दो घटकों के नाम बताना है ना। तो वो कौन से घटक होते हैं? एक तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो घटकों के नाम पहले बोल रहा हूँ, याद कर लो। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते थे? सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब H, कार्बोनेट मतलब CO, सॉरी CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा इसका? दूसरा घटक हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल याद रखना है। बेकिंग पाउडर के दो घटक पूछ लिए जाएंगे आपसे क्वेश्चन में, तो क्या बताना है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब हम बात कर देते हैं निम्नलिखित क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में मौजूद अम्ल का नाम बताना है। यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा है, नींबू में कौन सा है, दही में कौन सा है, लाल चुंडी का डंक में कौन सा है ना। तो वो सारे देखो मैं अभी ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ ना, घबराओ मत है ना, एकदम चीजें आराम से चलेंगे। देखो सबसे पहले तो है टमाटर। टमाटर, टमाटर में देखो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल ना। ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। नींबू, नींबू, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। और लाल चींटी का डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल कोई दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। ये चीजें ध्यान में रखनी है ना। अब इनको याद कैसे करना है, ट्रिक बाय ट्रिक, वो देखना है ना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, देखो चाहे चिंटी का डंक हो, चाहे मधुमक्खी का डंक हो, चाहे मकोड़े का डंक हो, है ना, उसमें ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। याद रह जाएगा। आई थिंक क्लियर है। अब देखो हम बात करते हैं टमाटर की। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। याद कैसे रखने की ट्रिक है, देखो इसकी याद रखने की ट्रिक है आटा। टा, देखो टे से टमाटर, टा से याद रखना टमाटर, आ से होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखो सिरका, सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। इसको याद रखने की ट्रिक है सी ए, है ना, सी ए। इसे याद रख लो ना कि अगर पढ़ाई करेंगे तो हम क्या बनेंगे? सी ए बनेंगे। सी मतलब सिरका, ए मतलब एसिटिक अम्ल। सी ए। इमली, इमली में देखो ईट, ऐसे याद रखो, ईट मतलब खाना, और इमली को हम खाते हैं, है ना, इमली खाने की चीज है। तो ईट याद रखिए, ईट मतलब खाना होता है। ईट, ई मतलब इमली, ई मतलब इमली, और ट मतलब टार्टरिक अम्ल। अब देखो नींबू, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। शीनू, इसकी ट्रिक है शीनू। क्या है? शीनू। क्या ट्रिक है? शीनू। देखो सी मतलब सिट्रिक अम्ल, और नी मतलब नींबू। ठीक है। अब है दही, दही का दल्ले, ऐसे याद रखो दल्ले। क्या? दल्ले। द मतलब दही, ले मतलब लैक्टिक अम्ल, और लाल चिट्टी का डंक, इसकी ट्रिक है लाफा। कि लाफा वहां से क्या है? लाफा। तो ला मतलब लाल चिंटी का डंक, फा मतलब फॉर्मिक अम्ल, यानी लाफा। ये याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। एक बार वापस बता देता हूँ। देखो टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, आटा, आ से ऑक्जेलिक अम्ल, ऐसे टमाटर, सिरका, सी अगर पढ़ाई करेंगे तो क्या बनेंगे? सी ए बनेंगे। सी मतलब सिरका, ए मतलब एसिटिक अम्ल। इमली, इमली को हम क्या कहते हैं? खाते हैं। खाते हैं मतलब ई, है ना, ईट यानी खाना। इतनी तो इंग्लिश आती है आई थिंक। ईट मतलब खाना, ई मतलब इमली, टे मतलब टाट्रिक अम्ल, शीनू, शीनू कहाँ चली गई? शीनू नींबू, ऐसे याद रख लो, शीनू नींबू लेने चली गई, है ना। तो शीनू, गर्मी का सीजन है, नींबू पानी चल रहा है, तो शीनू कहाँ गई है? नींबू लेने गई है। तो शीनू, शी मतलब क्षेत्रीय काम, नो मतलब नींबू। दही, दही दल्ले, है ना, दल्ले चला ना इंस्टाग्राम में, अभी ट्रेंड चल रहा है दल्ले का। तो द मतलब दही, ले मतलब लेक्टिक अम्ल, और लाफा, दल्ले होंगे वो क्या करेंगे? लाफा में खाएंगे।
तो ला फा, ला मतलब लाल चिंटी का रंग, फा मतलब फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? मेथेनिक अम्ल बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन लिटमस विलेन का रंग कैसा होता है? उदासीन नील, उदासीन लिटमस विलेन का रंग कैसा होता है? तो रंग होता है इसका बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी। आप सभी को पता है लिटमस विलेन होता है, उसका रंग होता है बैंगनी। शुरुआत में बैंगनी होता है, उसके बाद में अगर लाल टू नीला हो जाता है तो अम्ल है, नीले टू लाल हो जाता है तो क्षारक है, और अगर उदासीन है तो कौन सा होगा? बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है, गंधीय सूचक बताइए। देखो सूचक आएगा, एक तो प्राकृतिक सूचक आएगा जिसमें हम काम में लेते हैं हल्दी वगैरह, है ना? ध्यान है ना आपको? हल्दी हो गया या लाल पत्ता गोभी हो गया, वो सारे कौन से हैं? प्राकृतिक सूचक है। उनसे भी हम पता लगा सकते हैं अम्ल और क्षारकों का। अब हम बात करते हैं गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक भी आपके इंपॉर्टेंट है। गंधीय सूचक में आता है वेनिला। क्या क्या आता है गंधीय सूचक में? देखो, आता है वेनिला, वेनिला, प्याज का रस, प्याज का रस, या फिर आता है लौंग का तेल, है ना? लौंग का रस बोल सकते हैं या लौंग का तेल, है ना? ये किस में आते हैं? गंधीय सूचक में आते हैं। प्राकृतिक सूचक में टर्मेरिक पाउडर, जिसको हम हल्दी बोलते हैं ना, हल्दी। अब हम बात करते हैं कि सटीक पीएच मान ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, यानी एकदम परफेक्ट, परफेक्ट पीएच मान के लिए मैंने बताया था पीएच मीटर स्केल होती है ना, किसका उपयोग करते हैं? पीएच मीटर स्केल, पीएच मीटर, या फिर पीएच स्केल बोल दे सकते हैं इसको ना, पीएच मीटर स्केल। अब हम बात करते हैं अम्लता के कारण होने वाले दर्द से राहत के लिए हम ले सकते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा कि अम्लता के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए हम ले सकते हैं, या फिर इसको हमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए, पेट की अम्लीयता को। देखो, दो क्वेश्चन बनेंगे, आप यहां से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन है कि पेट की अम्लीयता को दूर तो करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए या मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, तो उसको उपयोग करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना ना, बुझा हुआ चूना। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? देखो, अम्लता के कारण होने वाले दर्द मैंने बताया था आपको, यानी पाचन में पीएच का महत्व पढ़ाया था कि हमारे जो पेट होता है ना, उधर होता है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर वो बैलेंस है निश्चित मात्रा में, तो वो तो है हमारे पाचन में सहायक, यानी कोई नुकसान नहीं करेगा। पाया हालांकि पाचन में सहायक है, यानी पाचन में हमारे जो भी हम खाते हैं ना, उसके उसको पचाने में सहायता करता है। कौन? HCl। कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट में। लेकिन कई बार क्या होता है, एसिडिटी बन जाती है या अपच की स्थिति होती है ना, यानी खाना हजम नहीं होता है, पचता नहीं है, तो उसका क्या कारण है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, वो अधिक मात्रा में बन गया। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में बन गया, और अधिक मात्रा में बनेगा तो ये आपका हमारे पेट की जो बाहर दीवारें होती है ना, उससे जाकर टकराएगा, और उससे टकराएगा तो क्या होगा? जलन की स्थिति में, यानी जलन होगा, दर्द होगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। तो इससे राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक क्षारीय प्रकृति का होता है, और पेट में बन रहा है अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की मैंने अभिक्रिया बताई थी उदासीन, यानी लवण और जल बना देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी अम्ल क्षार के प्रभाव को कम कर देगा, क्षार अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा, तो हमारे वापिस क्या हो जाएगा? थोड़ी सी देर, अगर मान लीजिए कई बार अपच की स्थिति में हम क्या लेते हैं? एसिडिटी में इनो लेते हैं, तो इनो भी एक क्या है? इनो भी एक क्षारीय प्रकृति का है, इनो भी क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। लेकिन पेट की अम्लता को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या काम में देते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम बोल देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये इसका रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोल देते हैं। क्लियर है? अब है 15th क्वेश्चन हमारा, यदि कोई अज्ञात विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच होने की संभावना है। अब पीएच मान दिए गए नीचे देखो कि ए ऑप्शन में दिए गए 12, बी में 10, सी में 7 और डी में 4। तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए यहाँ से देखो एक चीज को ध्यान में रखना है कि विलयन किस में चेंज हो रहा है, लाल से नीला हो रहा है या नीले से लाल हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है। या फिर अगर विलयन में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, उसके कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर लाल से नीला हो रहा है, लाल लाल से नीला हो रहा है तो कौन सी प्रकृति होगी? क्षारीय। अगर नीले से लाल होता है, देख नीले को लाल कर देता है, यानी नीले से लाल में परिवर्तन कौन सा होता है? अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान मैंने बताया था 7 से कम होता है। तो इन ऑप्शन में देखो 7 से कम कौन सा ऑप्शन है? ये रहा डी ऑप्शन। क्लियर है? इस क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले देखना है परिवर्तन, यानी नीले से लाल होगा तो अम्ल होगा, तो ऑप्शन में देख लेना 7 से कम। अगर उसके कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उदासीन होगा, और उदासीन होगा तो 7 पीएच। और अगर लाल से नीला होता है, लाल से नीला तो क्या होगा? क्षारीय प्रकृति। और क्षारीय ऑप्शन में देख लेना कि 7 से अधिक होना चाहिए और 14 तक हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज, देखो ये भी सूचक है, मेथिल ऑरेंज और नेप्थोलीन भी एक सूचक है। तो अम्लीय विलयन में, सॉरी अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग है ना, वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा लाल। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में पीला याद रखना है, क्योंकि नीला यहां पर कंफ्यूज होंगे आप। ये मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थोलिन भी एक सूचक है, जिसको सार्वत्रिक सूचक की कैटेगरी में गिना जाता है ना। तो देखो क्षारीय माध्यम में फिनेप्थेलिन का सूचक, फिनेप्थेलिन का होता है गुलाबी रंग, याद में रखना है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अम्लीय माध्यम में फिनेप्थेलिन के सूचक के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये बात भी आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पत्र की पट्टी पर रखा जाए तो पट्टी के रंग में क्या बदलाव होगा? पट्टी के रंग में। अब आपको ध्यान में रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट देखकर ना आप एक चीज का, इसका कलर में परिवर्तन कर दोगे ना, और यहाँ पर जाते आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, परिवर्तन कब होगा? जब जलीय विलयन होगा। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में ही, जलीय विलयन में ही ये जो आयन में टूटते हैं, H प्लस और OH माइनस में टूटते हैं, बाकी के ठोस में नहीं टूटते हैं ना। ठोस में ये आयनों में नहीं टूटेंगे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये ठोस पदार्थ है। क्वेश्चन में बोल दिया देखो ठोस, इस चीज को ध्यान में रखना, स्टार कर लेना। अगर ठोस है तो ठोस आपको पता है ये आयनों में नहीं विभक्त होगा, आयनों में नहीं टूटेगा, तो आयनों में नहीं टूटेगा तो अम्ल और क्षार का अपेक्षा नहीं लगा दी जाएगा। क्योंकि पीएच स्केल में मैंने बताया था, पीएच स्केल में देखो पी मतलब पुषांश होता है, जर्मन भाषा का शब्द है पुषांश, और जिसका हिंदी में मतलब होता है शक्ति, और एच का मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्या है? आयन है। और जब तक ये आयनों में नहीं विभक्त होगा तब तक पीएच स्केल पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। और आयनों में टूटने के लिए पहली शर्त है कि उसका माध्यम का विलयन कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए, जलीय विलयन का माध्यम होना चाहिए। अगर ठोस है या शुष्क है तो उसके विलयन में कोई भी पीएच स्केल पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी उसके रंग में क्या होगा? कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया ठोस, शुरुआत में देख दिया ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, आप सोडियम बाइकार्बोनेट को देखकर उसके रंग में परिवर्तन कर दोगे, और यहाँ पर जाकर यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान में रखना, इसलिए मैंने स्टार बना दिया है। तो इसमें क्या होगा?
मिट्टी का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए। मैंने पहले बता दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया था, और मैंने बताया था मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, इसे लिख दो ना कि बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और बुझा हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है? ये रहा आज का सेशन। कैसे रही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना, अगर कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।